हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब हमारा जो 10th का सभी वर्ग है वो विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट हो चुका है। इंटर वाला क्लास से जो 10th का जितना भी कक्षा था वो सारा किस पे शिफ्ट किया है? विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेस पे। अब सारा कक्षा आपको सभी विषयों का 10th का यहाँ पे आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से मिलने वाला है, ठीक है? तो इसलिए आप सभी लोग रेगुलर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है? विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेस, इसका लोगो, नाम वगैरह सब कुछ आपके सामने है, ठीक है? जो है आप देख रहे हैं इस प्रकार का लोगो आपको चैनल पे मिल जाएगा यूट्यूब पे, और ये नाम अगर आप टैप करेंगे तो, ठीक है? चलिए अब हम बढ़ते हैं। हम हिंदी का जो वर्ग है पहला अध्याय से फिर से आप लोगों के लेकर आ रहे हैं। हिंदी का जो 2 खंड है हिंदी साहित्य का, गद्य और पद। तो अभी हम गद्य खंड का जो है पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। उसके बाद कुछ अध्याय पढ़ने के बाद पदखंड भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से व्याकरण, ठीक है? ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अध्याय कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है? इस पे आज लोग हम चर्चा करने वाले। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो किनके द्वारा ये जो है, ये एक निबंध है। ये कौन सा विधा है? सबसे पहले देखिए, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि वो उस साहित्य की कौन सी विधा है ना? विधा जानना बेहद आवश्यक है, ठीक है? ये प्रश्न भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी पाठक के लिए। ये पहले ही के जानकारी में होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। निबंध पढ़ने जा रहे हैं, कहानी पढ़ने जा रहे हैं, उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं, आत्मकथा पढ़ने जा रहे हैं, जीवनी पढ़ने जा रहे हैं, लघु कथा पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसकी जानकारी होना आवश्यक है ना? उससे ये पता चल जाता है कि उसको किस प्रकार का रुचि है पाठक को, है ना? तो इसलिए ये जानना जरूरी है। तो ये निबंध है, ठीक है? और ये कहाँ से लिया गया है, कब लिखा गया था, इसका सारा संदर्भ एक समुचित तरीके से आपके पाठ्यक्रम में जो जितना दिया गया है उससे ज्यादा ही इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं। पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। विधा जो है ये कौन सा है? भाषण है। विधा भाषण है, ध्यान देंगे, हमेशा इस चीज को याद रखिए। जाति प्रथा और श्रम विभाजन ये कौन सा विधा है? भाषण है, ठीक है? और ये कहां से लिया गया है? तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट का जो है ये अंश है, ठीक है? और इसका हिंदी रूपांतरण कौन किए? ललई सिंह यादव। मूल रूप से ये भाषण इंग्लिश में लिखा गया था। इसमें इंग्लिश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंग्लिश में इसको जो है मूल रूप से लिखा गया था, लेकिन इसका जो हिंदी रूपांतरण किया गया वो किसके द्वारा? ललई सिंह यादव के द्वारा, ठीक है? अब हम जैसा कि किसी भी अध्याय को जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके लेखक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसके बारे में? लेखक के बारे में। लेखक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है? तो आज हम जानेंगे बाबा साहेब के बारे में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो है इतना कुछ जानकारी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उस सभी जानकारी को हम लोग जो है पहले अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस जानकारी को हम अच्छे तरीके से याद हो जाए एक व्यवस्थित तरीके से, इसके लिए हम अलग अलग टॉपिक में बांट दिए। सबसे पहले हम इसका व्यक्तिगत परिचय की बात करते हैं। बाबा साहेब का व्यक्तिगत परिचय क्या है? इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में माहू नामक स्थान पर हुआ, जो कि मध्य प्रदेश प्रांत में पड़ता है। परिवार की अगर बात करें तो इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है एक दलित परिवार। कौन सा? दलित परिवार। और इनका दलित परिवार में इनका जन्म हुआ, ठीक है? माहू मध्य प्रदेश में। और इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। अब दूसरा जो है इसका हम जो विषय है इसके परिचय से संबंधित वो है इसकी शिक्षा, है ना? तो शिक्षा के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का शिक्षा दीक्षा कब, कहाँ से कहाँ कहाँ हुआ है? देखिए, आप जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं। समय के अभी के आधुनिक समय में भी अगर तुलना किया जाए तो अगर बहुत सारे विद्वानों में अगर देखा गिनती किया जाए तो उसमें सर्वप्रथम हमको लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ही होंगे, ठीक है? तो प्रारंभिक शिक्षा इनका भारत में ही हुआ। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सारा भारत में ही है, क्यों? और उसमें भी कई संघर्ष के साथ जो है इनका, क्योंकि दलित परिवार से थे और उस समय भारत का ऐसा पृष्ठभूमि था जो छुआछूत का भावना बहुत चरम पर था। तो उसको पढ़ने में बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। स्कूल में, वर्ग में, टीचरों के द्वारा भी, छात्रों के द्वारा भी उसको अलग में बैठाया जाता था। तो इन सभी चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा जो है, ये दलित परिवार का वो पहला लड़का था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो
10वीं कक्षा जो है उत्तीर्ण की। ये पहला वो व्यक्ति थे अपने समुदाय से। तो इनका प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही हुआ। अब उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गए और इनका मदद लिए, ये इनके मदद से, क्योंकि ये एक दलित परिवार से थे, है ना, साधारण परिवार ही हुआ। तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना जो है बिना किसी सहायता के संभव नहीं है। तो किनके मदद से, किनके सहायता पा करके जो है वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जो है गए। तो उच्च शिक्षा की बात करें तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर पहले वो कहाँ गए, न्यूयॉर्क के। ध्यान देंगे, सबसे पहले वो कहाँ गए, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, न्यूयॉर्क गए, जो कहाँ पे है, अमेरिका में है। और फिर लंदन गए। ठीक है, लंदन कहाँ का शहर है, किस देश का, इंग्लैंड का। तो पहले न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, उसके बाद फिर कहाँ गए, लंदन जो कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। ठीक है, उसके बाद अब इनका जो है क्या आधार रहा है, ज्ञान का क्या आधार रहा है, इनका नॉलेज जो है या इनकी रुचि का विषय क्या रहा है। उन्होंने अनुवाद के माध्यम से संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वांग्मय का गहरा अध्ययन किया है। वांग्मय क्या होता है, जो कुछ भी रचा जाता है, जो भी साहित्य होता है उसको वांग्मय कहा जाता है ना। रचना की बात करें, जो कुछ भी लिख दिया गया उसको वांग्मय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वांग्मय। तो इनका जो रचना है, रचना का जो विषय रहा है, आधार, जैसे होता है ना कि जो रचना होता है तो किस चीज को आधार बना करके, लेखक का एक शैली होता है, एक अपना विचार होता है। तो किसी एक चीज को मुद्दा बना करके, जैसे कि गुणाकर मूल्य है, तो वो क्या, उनका लिपि में इंटरेस्ट रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर ज्यादा वो रिसर्च करके जो है लिखे हैं। उसी प्रकार से इनका क्या रहा है आधार, क्योंकि जो लेखक बृहद रूप से बहुत सारा साहित्य को का रचना करते हैं तो फिर वो एक आधार बनाते हैं। तो इनका आधार क्या था, वो जितना भी संस्कृत, धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ था, जो वैदिक वांग्मय था, उससे जो है चीजों को निकाल करके और उसको आधार बना करके रचना किया। और उसमें भी किस मुद्दा को रखे, तो जो भेदभाव वाला चीजें था और जो समाज में विषमता है उसको उजागर करने के लिए, उसको उसमें बदलाव लाने के लिए जो है ये इनका पूरा का पूरा साहित्य उसी पर आधारित है। किस चीज पर आधारित है, तो समाज में बदलाव लाने के लिए। किस विचारधारा का, तो जो असमानता वाला विचारधारा है, जो छुआछूत वाली विचारधारा है, इसमें बदलाव लाने के लिए जो है इनका पूरा साहित्य जो है इस पर ही आधारित है। ठीक है, अब प्रमुख व्यक्तित्व और उपलब्धियां। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्तित्व से प्रेरित होते हैं, तो उनमें से ही एक बाबा साहेब है। ये किन महान व्यक्तियों से, किन महापुरुषों से जो है प्रेरित थे, कौन से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो इनके जीवन को बहुत ज्यादा जो है प्रभावित किए, इनके विचारधारा से ये जो प्रेरित रहे हैं। तो सबसे पहले हैं, एक नाम आता है इन महापुरुषों में, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, देखिए विविध भूमिका की अगर हम बात करें इनका, तो वे एक प्रसिद्ध विधिवेता, अर्थात वो कानून के जानकार व्यक्ति थे। ठीक है, और प्रसिद्ध कानून के जानकार व्यक्ति थे, क्योंकि विदेश से वो जो है कानून की पढ़ाई करके आए थे। उसके बाद अर्थशास्त्री भी थे वो, और अर्थशास्त्र वो पीएचडी का उपाधि भी जो है प्राप्त किए थे। ठीक है, इसमें वो शोध किए थे। समाज शास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे वो, ठीक है ना, शिक्षाविद भी थे, इतिहास मीमांसक भी थे और धर्म दर्शन के विख्याता भी थे। जैसा कि अभी हम पिछले स्लाइड में ये जानकारी हासिल की है कि जो उनके साहित्य का जो आधार रहा है वो क्या रहा है, ये साहित्य का आधार ही क्या रहा है, तो पौराणिक और वैदिक वांग्मय, धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वांग्मय, ये इनके रचना का आधार रहा है, ये साहित्य रचना का आधार रहा है। इसी कारण से हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इनका भूमिका क्या क्या रहा है। तो ये एक कानून के जानकार तो है ही है, अर्थशास्त्री भी रहे हैं, समाजशास्त्री भी रहे हैं और शिक्षाविद भी रहे हैं, इतिहास मीमांसक भी रहे हैं और धर्म दर्शन के व्याख्याता रहे हैं। इनके व्याख्यान का जो विषय रहा है, ये सारी विषय रहा है संघर्ष। क्योंकि दलित परिवार से है तो इनके जीवन में संघर्ष कितना रहा होगा, ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और वो उस समय की बात है, वर्तमान समय में भी जो है विचारधारा इतना नहीं बदल गया है समाज का कि छुआछूत की भावना बिल्कुल ही समाप्त हो गया। आप आज के समय में देखते होंगे जो दलित परिवार के जो लोग हैं, उनसे जो है छुआछूत वाली ये प्रैक्टिस अभी भी जारी है समाज में। तो इसलिए हम ये जो बात हो रही है वो कब की बात हो रही है, 1947 से पहले की बात हो रही है। उस समय तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों के लिए उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा होगा। तो उनको जो है अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया उन्होंने।
क्या किया? उनके जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि और संघर्ष क्या रहा है? उन्हें अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष के लिए आजीवन वो संघर्ष करते रहे। ठीक है। और प्रेरक व्यक्ति की बात करें, दोबारा से हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर, तो उनके जीवन और चिंतन पर 3 महापुरुषों का गहरा प्रभाव रहा है। होता है ना, एक वाक्य है हिंदी में, किसी का भी विचार अपना विचार नहीं होता है ना। कोई भी व्यक्ति है, तो आप महात्मा बुद्ध का ही ले लीजिए। आप बुद्ध इतने बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे, वो दूसरे को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, किंतु उनको जो सबसे पहली बार इस बात का आभास हुआ, वो एक राजा का बेटा थे, राजमहल में रहते थे, तो क्या उनको स्वतः ही वो ज्ञान की प्राप्ति होगी? नहीं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना से प्रेरणा मिला इस बात की। जब वो राज भ्रमण पे गए, तो जिस प्रकार की घटना से वो जो है प्रेरित होकर के और फिर चल पड़े ज्ञान की खोज में। इसलिए उसी प्रकार से इनको भी, इनके जीवन में भी जो बदलाव आया, इनके विचारधारा में जो परिवर्तन आया, या जो कुछ भी ये समाज में किए, तो उनका क्या कारण रहा है? किन महान व्यक्ति का, किन महापुरुषों का इनके विचारधारा में और इनके जीवन में, इनके सोच में, है ना, इनके चिंतन मनन में जो है प्रभाव रहा है, इनके विचारधारा जो है इनके चिंतन में शामिल रहा है। तो वो 3 महापुरुष है। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप और अच्छे से याद रखें कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या इनके विचारधारा में बुद्ध का विचारधारा शामिल है क्या, कबीर का विचारधारा शामिल है क्या, और ज्योतिबा फुले का विचारधारा शामिल है क्या। देखिए, बुद्ध का विचारधारा क्या रहा है? समाज में समता लाना, ऊंच नीच को खत्म कर देना, है कि नहीं? आप सुनेंगे कहानी कि भगवान बुद्ध जो है अपने राज्य के जो साधारण व्यक्ति, जन साधारण है, के साथ जो एक मतलब राजा, जब ये जा रहे थे और जब इनसे जो है वो टच कर गया, तो फिर क्या कहे, के जो मंत्री या इनके साथी जो थे, इनके जो सहायक थे, वो क्या कहे कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन वो कहे नहीं, ये कोई पाप नहीं, ये तो एक साधारण इंसान है, ये हमको टच किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी प्रकार से जो उनका विचारधारा रहा है भगवान बुद्ध का, समानता, समाज में समानता वाली भावना, समता वाली भावना, वो इनमें भी है। जाहिर सी बात है कि बुद्ध का जो विचारधारा है उनसे ये प्रेरित है। अब दूसरा बात करते हैं हम कबीर। कबीर भी यही, कबीर क्या, कबीर का सबसे बड़ा जो विचारधारा रहा है, जो सोच रहा है, कि वो जाति पाति से ऊपर उठ के बात करते थे। कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी में जो है इसको प्रमोट नहीं किया। हमेशा वो जब भी और इनका सबसे, कबीर साहब का सबसे बड़ा खासियत यही है, वो जब भी बोले तो सबके लिए बोले। मंदिर का भी खिलाफ किए, मस्जिद का भी किए, सब कुछ का किए। जब भी किए तो ये एक धर्म को लेकर नहीं किए। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक या महापुरुष हुए हैं जो किसी एक धर्म के ऊपर ही जो है उनका व्याख्यान रहता है, नजर रहता है, उनका ही विशेषता बताते रहते हैं या कमियां निकालते रहते हैं। लेकिन कबीर साहब का सबसे बड़ा यही बात। इसी कारण से जब कबीर साहब का मृत्यु हुआ ना, तो सभी धर्म के लोग जो है आपस में लड़ने लगे कि नहीं, कबीर साहब मेरे धर्म के हैं। हिंदू लड़ने लगे कि मेरे धर्म के हैं, है ना। उनसे, उनके जीवन से जुड़ी ये एक रोचक घटना है कि जब वो मरे तो कहा जाता है कि सब लोग आपस में लड़ रहे थे, सभी धर्मों के, सभी समुदाय के लोग लड़ रहे थे कि नहीं, मेरे जो है धर्म के, मेरे धर्म के जो है नियमानुसार इनका क्रियाक्रम किया जाएगा, दफनाया जाएगा, कोई अन्य धर्म वाले की नहीं, इसको जलाया जाएगा। तो जब आपस में लड़े तो कहा जाता है कि वहां पे जब उनके सब पे गए तो वहां पे फूल मिला, फिर आपस में सब लोग बांट लिए। कबीर साहब से के जीवन से संबंधित ये बात है। तो अब देख लीजिए, कबीर साहब का विचारधारा है ना कि समाज में समता रहना चाहिए और जाति पाति ये खत्म हो जानी। तो ये विचारधारा जो है अंबेडकर साहब में कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक है, भले ही उनके समकालीन नहीं रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कबीर साहब के समकालीन नहीं रहे हैं, लेकिन उनका विचारधारा जो है इनके विचारधारा से मेल खाता है। अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में कबीर साहब का विचारधारा, कबीर साहब का चिंतन और प्रेरणा शामिल है। ठीक है, इनके सोच समझ में, चिंतन में उनका विचारधारा शामिल है। और उसी प्रकार से ज्योतिबा फुले। तो ये 3 महापुरुष रहे हैं जिनके सोच समझ चिंतन से प्रेरित रहा है। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब अगर हम बात करें, इनको विशेष पहचान, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला है, जिसके कारण हम सभी लोग इनको जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, तो वो इस कारण से ये भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से बापू को या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रचना की बात।
क्योंकि किसी भी लेखक का जो सबसे बड़ा पहचान दिलाने वाला तथ्य होता है वो होता है उनका रचना। इसी में उनका विचारधारा, चिंतन मनन सब कुछ शामिल रहता है। उनका सोच समझ कूट रहस्य, क्रांतिकारी विचारधारा, उनका मूल विचारधारा, सब कुछ उनके रचना के माध्यम से हम लोगों के सामने जो है प्रस्तुत होता है। कि हम लोग उनके समकालीन नहीं रहे हैं, हम लोग को उनसे जो है फेस टू फेस रूबरू होने का अवसर नहीं मिला है, तो हम उनके बारे में जान पाएंगे उनकी रचनाओं के माध्यम से। और यही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। किसी भी लेखक परिचय को आप पढ़िए, उनका रचना, उनका जन्म, मृत्यु, ये 3 मूल चीज है एग्जाम के दृष्टिकोण, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण, ठीक है, बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण या अन्य किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी रचना। और देखिए इनका रचना जो है, रचना का जो टाइटल है, जो शीर्षक और जो इनका विचारधारा है आपस में मेल खाता है ना, इससे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए पहला इनका रचना है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, यानी कि जो इंडिया में जो कास्ट का सिस्टम है वो कहाँ से इसको बल मिलता है कि और जो है ये कास्ट सिस्टम जो है और फलीभूत होता है, और देयर मैकेनिज्म, और क्या क्या ऐसा पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो इनको जो है बढ़ावा देता है, उस बारे में जो है विस्तृत चर्चा किया गया होगा इस पुस्तक में। तो एक इनका पुस्तक है, एक रचना है द कास्ट इन इंडिया। फिर दूसरा जो इनका पुस्तक वो है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, दूसरा। तीसरा जो इनका है द अनटचेबल्स, ठीक है। तो इस शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि ये इसमें किस विचारधाराओं का जो है संकलन होगा, ये किस विचारधाराओं का या समाज की ये किन चीजों पर जो है चोट करना चाह रहे होंगे या चर्चा करना। हु आर द, ये जो टाइटल है हु आर द, ये लग रहा है कि जो बुद्ध जैसे, भगवान बुद्ध जैसे जो दार्शनिक रहे हैं, जो उनमें रहा है कि अपने आप को जानो, है ना, आत्म मूल्यांकन करो, आत्मा को जानो, है ना, अपने अंदर अपने भीतर जो है छुपे हुए भगवान को, ईश्वर को, सभी चीज़ों को जानो। और यही विचारधारा कबीर का भी रहा है। मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं रहा है, जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि रहे हैं, अपने समय के समाज सुधारक रहे हैं भगवान बुद्ध। तो इसमें उन्हीं बात का है कि हु आर, ठीक है। चलिए हु आर राय, ठीक है। इसके बाद बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, यानी कि देखिए जो व्यक्ति या जिन व्यक्ति से इनको प्रेरणा मिला है तो उनके विचारधारा को अपनी रचना में बिल्कुल शामिल किए हैं। और देखिए उनकी रचना का टाइटल भी है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। के बाद अगला रचना है इनका बुद्ध एंड हिज धम्म। भगवान बुद्ध का जो एक नीति था या उनका जो विचारों का जो संकलन था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष बात था धम्म, है ना। उसमें जो है उनके कई जो मुख्य बात था उससे पता चलता है, ठीक है। इनके एक जो नीति है ना, धम्म से, तो उसके ऊपर चर्चा है इसमें, बुद्ध एंड हिज धम्म, ठीक है, कि भगवान बुद्ध और उनका जो ये नीति है, नीतियों का जो संकलन है धम्म, इसके बारे में चर्चा इस रचना में, ठीक है। अगला है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, ठीक है, यानी कि जो लिंग के आधार पे जो समाज में भेदभाव है ये भी इंडिया में कम नहीं रहा है और वर्तमान समय में भी है, इसके ऊपर इसमें चर्चा है, ठीक है। थॉट्स ऑन, इनका अपना थॉट्स क्या रहा है किस चीज के ऊपर, तो लिंग्विस्टिक। उसके बाद इनका रचना है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, राइज एंड फॉल, हिंदू वुमेन जो है अतीत काल में क्या कहाँ किन किन चीजों में जो है हिस्सा लिए, क्या उनका भूमिका रहा है क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा देने में या भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, है ना, क्या उनका योगदान रहा है, या कौन कौन से ऐसे महान कार्य, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का आप ले लीजिए, तो उनका कब कब जो है हिंदू महिला जो है राज की, ठीक है, समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया, और कब कब फॉल भी हुआ, राइज भी हुआ और फॉल भी, कि किस प्रकार से महिलाओं को दबाया गया, उनकी आवाज़ों को दबाया गया, है ना, उनके साथ जो है अत्याचार हुआ। जैसे कि सती प्रथा नामक जो प्रथा चलती थी भारत में, तो उस समय जो महिला का स्थिति होगा, या और अन्य कई ऐसे प्रथा जिस जो महिला का स्थिति रहा है, तो भारत में कई ऐसे महिला रही है जो समाज सुधार में अपना बहुत योगदान दी है, ठीक है, और कई ऐसे, और महिलाओं की स्थिति खराब भी रही है, महिलाएं ने समाज सुधार में अपना योगदान दी, और फिर महिलाओं की स्थिति ही समाज में फिर एक समय में बहुत खराब रहा है। तो इन्हीं चीज के ऊपर रहा है, तो सम्मिलित रूप से दोनों विचार को इसमें शामिल किया है
ही थॉट द राइज एंड फॉल, दोनों चीज, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, राइज भी और फॉल भी, दोनों चीजों को शामिल किया गया। उसके बाद इनका संपूर्ण वांग्मय है, वांग्मय अर्थात इनका टोटल जितना साहित्य है, सभी विचारधाराओं को समग्र रूप से अगर आपको जानना हो, पूरी अगर इनका सोच समझ इनका अगर आपको समझना हो, तो वो पूरा का पूरा जो है टोटल 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इनके पूरा साहित्य को, सभी वांग्मय को कितना 21 खंडों में, और किनके द्वारा किया गया है, तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित करने का मतलब है कि ये पुस्तकें पूरी तरह से प्रमाणिक हो गई है ना, ठीक है। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी थी, ये सारा रचना था। एक बार हम फिर से रचना को जो है दोहराते हैं, ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण, क्योंकि अब जो हमारा क्लास होने वाला है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रहेगा, ठीक है ना। समझ के साथ एग्जाम को हम लोग टारगेट करने वाले, अच्छा से अच्छा अंक लाना है, 100% अंक लाना है। इसीलिए हमारा जो कंटेंट होगा, जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा, वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। इसलिए एक बार फिर से हम दोबारा से इसको रिवीजन कराते हैं। तो कौन कौन सा रचना है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। दूसरा, ड्रेनेज एंड डेवलपमेंट। तीसरा, द अनटचेबल्स। चौथा, हु आर शूद्राज। पांचवा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। अगला, खुद एंड हिज धम, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। और इनका टोटल जो वांग्मय है, टोटल पूरा जो संपूर्ण साहित्य है, उनको 21 खंडों में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा। सभी बातों को हम आशा करते हैं कि आप आत्मसात किए होंगे, अच्छे ढंग से सुने होंगे, और पूरा पैनल PDF, पूरा नोट्स भी आपको ऐप में जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से जो है इसको एक एक चीज को पढ़ें, क्योंकि ये वो सारा पॉइंट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके भविष्य में भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, हम पहले जो है हमारा बिहार बोर्ड क्लास है 10th का कक्षा हिंदी का, तो उसमें जो भी चीजें शामिल किया गया, बहुत सोच समझ करके शामिल का जो है निर्माण किया गया है, एक एक चीजों का जो है बहुत बेहद ही खास तरीके से, क्योंकि अब हमारा ये जो वर्ग जो शिफ्ट हुआ है अलग तरीके से, जो ये हमारा नया चैनल है विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज, इसका मतलब ही है कि बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड को फोकस करना, और 10th क्लास को, क्योंकि 12th के लिए हमारा सेपरेट अलग से चैनल है इंटर वाला क्लास, वो हमारा अभी भी है, बस वो सिर्फ 12th के लिए समर्पित। और ये जो नया चैनल हमारा क्रिएट हुआ है विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज, ये 10th क्लास में जो है अच्छा से अच्छा योगदान देने के लिए समर्पित है ये, ठीक है ना। उसमें बेहतर करने के लिए जितना भी संभव अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सकता है, जो भी ट्रिक्स हो सकता है, जो भी विधि हो सकता है, जो भी मोटिवेशन हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो सब कुछ इस पे अवेलेबल है आप सबों की बेहतरी के लिए, बोर्ड में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और समय समय पर इस चैनल पर बोर्ड से जुड़ी हुई और आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन के विकास से जुड़ी हुई, आपके शैक्षणिक विकास से जुड़ी हुई बहुत सारे लंबा लंबा और छोटा जो है अनुभवी शिक्षकों द्वारा जो है सत्र लाया जाएगा, जो आपके लिए बेहद खास होगा, ठीक है। चलिए, अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो अध्याय है, एक चीज और आप शामिल कर लीजिए, जब भी लेखक परिचय पढ़ें, शॉर्ट रिवीजन जब हम करें, तो चीजों को ध्यान में रख कर करें, किन किन चीजों को पढ़ लेना जरूरी ही है। अगर आज आप लेखक परिचय पढ़ें तो उसमें आपको क्या क्या याद रहना ही चाहिए, इस क्लास से आप क्या अभी रट के जाएंगे कि फिर कभी उसको भूलना नहीं है, वो हमेशा के लिए आत्मसात कर ही लेना है। तो उसमें लेखक का जन्म, मृत्यु और उनका रचना, जन्म, मृत्यु, रचना, और उनके बाद जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए कि उनका संदर्भ क्या, वो कहाँ से लिया गया, किस पुस्तक से लिया गया, किस रचना से लिया गया है, कौन सा विधा है, विधा, रचना, और जो वर्तमान शीर्षक जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका संदर्भ क्या है। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा व्याख्यान होगा आप क्लास में, वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये कहाँ से लिया गया है ना बाबा साहेब, ये किन रचना से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, क्या है ये। चलिए, यह पाठ उनके विख्यात भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट, समझ गए होंगे कहां से लिया गया ये, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, और इसका ये हिंदी रूपांतरण, यानी कि मूल जो स्पीच है इनका वो इंग्लिश में है, और उसका उस स्पीच का मूल स्पीच का टाइटल क्या रहा है, तो रहा है वो इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इनहेलेशन ऑफ कास्ट।
और इसका ये हिंदी रूपांतरण है। और इस हिंदी रूपांतरण जब इनका किया गया तो उसका क्या शीर्षक रहा है, तो जाति भेद का उच्छेद। क्या, जाति भेद का उच्छेद। अब इसका एक अंश है जाति श्रम विभाजन और जाति पर। ठीक है, फिर से गौर कीजिएगा, एलेशन ऑफ कास्ट, ये इनका मूल भाषण है, इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हिंदी रूपांतरण किनके द्वारा किया गया, तो हिंदी रूपांतरण इनके पूरे भाषण इलेक्शन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया गया ललई सिंह यादव के द्वारा। और वो एक नया शीर्षक दिए, इनका नया टाइटल दिए जो नाम है जाति भेद का उच्छेद। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन इसमें से भी कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पूरा भाषण नहीं है आपके सामने, है ना, उस पूरे भाषण का एक अंश है आपके सामने, किस रूप में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रूप में। यह भाषण अब लेकिन ये जो है, ये भाषण कब तैयार किया गया था और मुख्य रूप से क्या उद्देश्य था, किस चीज के लिए तैयार किया गया था, तो यह जो भाषण है जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के जो है एक वार्षिक सम्मेलन था, जो कब 1936 में हुआ था, उसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में यह तैयार किया गया था। ठीक है ना, किस चीज के लिए, अध्यक्षीय भाषण के लिए तैयार किया गया। ठीक है, इस चीज के लिए तैयार किया गया। अब उसका इस भाषण का मुख्य विषय क्या है, तो ये आप समझ गए ना। लेकिन किसी कारण से ये जो ये आंदोलन था, ये जो सम्मेलन था, ये स्थगित हो गया। किसी कारण से ये जो सम्मेलन स्थगित हो गया, तो वहां ये भाषण नहीं पढ़ा गया। समझ गए। तो अब चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका मुख्य विषय क्या है, इसमें क्या क्या है, किन किन चीजों को शामिल किया गया है। इस आलेख में जो है लेखक ने जाति प्रथा को मानवीयता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की जो है दृष्टि से परखते हुए इसे लोकतंत्र के लिए अस्वस्थकर बताया है। अर्थात ध्यान समझेंगे आप, इस लेख में क्या क्या है, जाति प्रथा को अमानवीय, है ना, यानी कि मानवीयता के आधार पर नहीं, कभी कभी कहता है कि तुम ऐसे नहीं मदद करोगे तो कम से कम इंसानियत के नाते मदद कर दो, है ना, होता है ना, एक कुछ नहीं नाता, कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो इंसानियत का तो है संबंध, हम सभी इंसान हैं। तो एक इंसान का, जैसे कि कभी आप रोड पे, आपका कभी एक्सीडेंट हो गया या कभी अचानक ही आपको मदद की आवश्यकता पड़ गई, आप बेहोश होकर गिर गए, वहाँ पे जो अगर आसपास में लोग हैं तो क्या वो आपका मदद नहीं करते हैं, क्या वो पूछते हैं या पता लगाते हैं कि ये मेरा कोई है कि नहीं है, इंसानियत का नाते। इसी प्रकार से ये जाति प्रथा जो है मानवीयता के दृष्टिकोण से कितना सही है, कितना गलत है, उस पैमाने पे इसको जो है नापा परखा गया है। नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक मतलब एक ऐसे, अब एक तो होता है कि चलिए आप गलती किए बहुत बड़ा बड़ा, तो फिर कोर्ट कचहरी में आपके ऊपर केस चलेगी, एक वो हो गया। एक नैसर्गिक न्याय कि इंसान अगर जिए तो स्वाभाविक रूप से जब जिए तो उनके जीवन शैली में, उनके जीने के क्रम में उनके साथ कोई इस प्रकार की ना वो हो जाए कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया और जन्म के साथ ही उनके साथ साथ जो है अन्याय होना शुरू हो गया, है ना, जन्म हुआ और उनके साथ साथ पता भी नहीं चला और किस प्रकार से उस पर वो सारी चीजें थोप दिया गया जो उनके जीवन को तहस नहस कर देगा, या फिर जो जहां उनका जीवन बहुत बेहतर हो सकता था वहां उनका जीवन जो है एक बोझ की तरह जो है हो गया है ना, वो ढोए जा रहा है। तो इस प्रकार से वो इसमें क्या शामिल करता है, इसमें कि नैसर्गिक न्याय, एक ऐसा न्याय मिलना चाहिए, मतलब मूलभूत न्याय, एक आवश्यक न्याय कि किसी के, जैसे कि किसी का अन्न न छीना जाए, है ना, किसी को स्वच्छ हवा मिले, कम से कम क्या करे वो, इस चीज की आजादी रहे, कम से कम किसी व्यक्ति को जो हुनर है वो करने देने की स्वतंत्रता है रहे, ये नैसर्गिक न्याय हुआ, ये बेसिक न्याय हुआ। ठीक है ना, इतना इसीलिए कहा गया कि नैसर्गिक न्याय की इसमें बात की गई है और सामाजिक सद्भाव की बात की गई है इसमें, है ना, इस दृष्टि को परखते हुए या इस दृष्टिकोण से जो है ये, और इसमें यह भी कहा गया कि लोकतंत्र के लिए पुस्तकर बताया है ना, कि लोकतंत्र के दृष्टि से जाति प्रथा, श्रम का विभाजन कर देना, ये सारी चीजें बेहद ही नीच है, खराब है, घटिया किस्म का है। अगर क्योंकि लोकतंत्र का जो पैमाना है उसमें समानता की बात होती है ना, उसमें जो है स्वतंत्रता की बात होती है, उसमें समता की बात होती है, भाईचारा की बात होती है। इन्हीं चीजों के माध्यम से ये पता किया जाता है कि किस देश में कहाँ पर लोकतंत्र कितना सफल है। कई बार जो है ये लोकतंत्र का जो है एक गणना होता है, एक सर्वेक्षण होता है कि लोकतंत्र तो लागू है, कई ऐसे देश है, लेकिन क्या लोकतंत्र वहां पे अपनी मूल तत्वों को जो है या मूलभूत जो एक मानक पैमाना है उस पर खरा उतर रहा है, क्या वहां पे समता है, क्या वहां पे मीडिया की स्थिति क्या है ना, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा यही है, अगर वहां पे सवाल पूछने की आजादी नहीं है, अगर लोगों को अपनी भावना को व्यक्त करने की आजादी नहीं है, वहां लोकतंत्र रह के भी कोई ये नहीं कर सकते वहां लोकतंत्र सफल है, लग गया है,
कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन फिर वह सफल नहीं। अगर जनता की आवाज़ दब रही है तो फिर वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं है। उसी दृष्टिकोण से ये जो है अति महत्वपूर्ण जो है निबंध है आपके सामने। इसमें उन चीज़ों को शामिल किया गया। एक बार फिर से हम जो है इसका चर्चा करते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, इस निबंध में आप क्या पढ़ेंगे, कौन सी विचारधारा है। तो इस निबंध में लेखक जो है जाति प्रथा को मानवीयता के दृष्टिकोण से देखा है, ठीक है, नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से देखा है। इसमें इस बात की चर्चा की है कि नैसर्गिक न्याय होना चाहिए, है ना, और सामाजिक सद्भाव की जो है भावना होनी चाहिए, है ना। वो अपने दृष्टिकोण से, वो अपने मन में है सामाजिक सद्भाव की, बदलाव की, नैसर्गिक न्याय की, है ना, और जाति प्रथा को मानवीयता के दृष्टिकोण से ये इस निबंध में जो है अपनी विचारधारा को वो रखे हैं। तो चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं। कब? अगले जो है लेक्चर में का व्याख्यान होगा इस पूरे अध्याय का, ठीक है। तो देखिए अब जो है हमारा ये अगला अध्याय है, इसी अध्याय का ये व्याख्यान है। अगला कक्षा में जो है हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम बता दें आपको कि ये जो हमारा पाठ है हिंदी का पहला अध्याय है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और ये विधा है भाषण, और ये इस भाषण का मूल स्वरूप है और उसका नाम है कि इनलेशन ऑफ कास्ट, है ना। ये मूल स्वरूप है, इंग्लिश भाषा में लिखी हुई, और उसका हिंदी रूपांतरण किनके द्वारा किया गया? ललई सिंह यादव के द्वारा। और उस रूपांतरण का एक अंश आपके सामने प्रस्तुत है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रूप में। धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें, और अपना जो भी डाउट हो, जिस प्रकार की भी समस्या हो पढ़ाई से संबंधित, वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।